हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इस सीरीज में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अब इस लेक्चर से हम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज की शुरुआत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लेक्चर से कनेक्ट करें, मेरी प्लेलिस्ट से कनेक्ट करें। इसके लिए मैं इसका नाम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही रख रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट को इसी नाम से पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए ये चीज कि दिस सब्जेक्ट इज नॉट एक्चुअली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड दिस इज नोन एज, दिस सब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, राइट। तो मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन कनेक्ट, राइट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं। देखिए, दो बुक्स हैं जिनमें से कोई भी आप एक फॉलो करें तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो आपको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं मेनली कंटेंट इसी इन्हीं दो बुक से डिराइव करके पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स एज पर इंडियन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इसमें मिसिंग है, जो गेट में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सवाल आ जाते हैं कहीं से। वो कुछ टॉपिक्स मिसिंग है इसमें, तो उन टॉपिक्स के लिए मैं कुछ अलग बुक्स को भी फॉलो करूंगा, लेकिन प्राइमरीली इन्हीं दो बुक्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जो पहली बुक है हमारी, वो है वेक्टर मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स। और ये बुक टोटल 5 ऑथर्स ने लिखी है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ ऑथर्स के, ताकि आपको बुक ढूंढने में आसानी हो। तो जो सबसे पहले ऑथर है हमारे, वो है फर्डिनेंड पी बियर। दूसरे हैं हमारे ई रसल जॉनस्टन जूनियर। हमारे तीसरे ऑथर हैं डेविड एफ मजूरिक। हमारे जो चौथे ऑथर हैं वो है फिलिप जे कॉनवेल। और जो हमारी पांचवे ऑथर हैं वो है इलियट आर आइसनबर्ग। और ये बुक बहुत ही फेमस बुक है आपके, अगर आप कॉलेज में हैं, अभी अभी आपकी शुरुआत हो रही है बीटेक जर्नी की, तो आप आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं। और ये बुक शायद अवेलेबल होगी वहां पे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे लेक्चर्स ही देखने हैं, आप सोच के आए हैं कि लेक्चर्स ही देखने हैं और मैं किताब नहीं पढ़ सकता, तो आप एकदम किताब मत खरीदिए। मैं इन बुक के जो इन बुक्स में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, तो सारे सवाल करा पाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं कुछ एक दो सवाल और ऐसे सवाल जिनको करने के बाद बाकी सारे सवाल आपसे बन जाए, वो सवाल मैं करा दूंगा, ठीक है। तो घबराने जैसा कुछ है नहीं। आपके पास ये बुक है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा हूँ प्राइमरीली इन बुक्स को फॉलो करेंगे हम इस लेक्चर सीरीज में। और दूसरी जो मेरी बुक है, वो मेरी फेवरेट बुक है इनफैक्ट, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अलग अलग पार्ट है, ठीक है। और ये किताब जो लिखी है द लेजेंडरी ऑथर आर सी हिबलर ने लिखी है। और ये किताब इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी किताब, अगर आपके पास ये किताब कहीं से आ गई, गलती से अगर आपके पास ये आर सी हिबलर की बुक आ जाती है, स्टैटिक्स वाली या डायनेमिक्स वाली कोई भी, तो आप बस इसके पन्ने पलट के देख लीजिएगा।
आप केवल पन्ने पलट लीजिएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको वो विजुअल्स देख के फैसिनेशन आ जाएगा। इस हिसाब से लिखी गई है, इस हिसाब से विजुअल्स को दिखाए गए, इस हिसाब से क्वेश्चन सेट किए गए यहाँ से हिटलर की बुक में। ठीक है, तो चलिए बुक की बात हो गई। अब आते हैं अपने मेन कंटेंट में, और यहाँ से हम मैकेनिक्स की बात शुरू करते हैं। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है हमको, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा ये मैकेनिक्स है क्या चीज। तो जब मैकेनिक्स बोलता है कोई, देखिए मैक्सिमम मैक्सिमम लोग क्या, आप सारे ही लोग 11 12 पढ़ के आए हैं, तो आज के लेक्चर में जो हम बातें करेंगे उनमें से शायद कोई एक ऐसा टॉपिक या दो ऐसा टॉपिक होगा जिनको जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं थी, वरना आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ही आता होगा। अगर आपको आता है तो जल्दी से ये लेक्चर 2x में देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको चीजें अनक्लियर है, आप ड्रॉप ईयर लेके आप नहीं पढ़ पाए, आप कहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में, और आपको एक बार चीजों को रिवाइज करना है, तो आप एकदम 1x में आराम से देख सकते हैं लेक्चर सीरीज को। ठीक है, इस लेक्चर को आने वाले लेक्चर से तो हम थोड़ी एडवांस लेवल की बातें करने लगेंगे। इस लेक्चर में बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो 11 12 में मोस्टली हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो जब कोई मैकेनिक्स कहता है तो वो कहना क्या चाहता है, मैकेनिक्स का मतलब क्या है। देखिए, कोई बॉडी है, उस बॉडी की कंडीशन, उस बॉडी की स्थिति कब, जब उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। जब एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उस बॉडी की, उस तत्व की स्थिति क्या होगी, उस स्थिति को बताने वाला विज्ञान जो है उसी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं मैकेनिक्स का। इट इज डिफाइंड as that science which describes and predicts the condition of rest or motion of bodies under the action of forces। बड़ी सरल बात है, जब फोर्स लगता है तो बॉडी कैसे बिहेव करती है, उस बॉडी की कंडीशन क्या होती है फोर्स लगने के बाद, उसको समझना है तो आपको मैकेनिक्स को समझना पड़ेगा। अब हम ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कह रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो एक बार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इस बड़े से हेड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बॉडीज। सॉलिड तो आप समझते हैं ना, अब 11 12 पढ़ के आ गए हैं, अब सॉलिड तो समझते हैं ना, सॉलिड यानी क्या होता है। और दूसरा है हमारा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। अब ये जो टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैंने आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में सारे सब्जेक्ट्स के नाम बताए थे, तो वहां पे मैंने बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम इस मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड को पढ़ते हैं। और ये जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में, जिनमें से हमारा पहला पार्ट है
मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया है कि मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज की जो बात है हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम के सब्जेक्ट में करेंगे, जिसका नाम शायद आपके कॉलेज के सिलेबस में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड मैकेनिक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज है, अगर हम इसको भी तोड़े और इसके भी अंदर जाके देखना चाहें, तो जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिनका नाम है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले स्टैटिक्स को पढ़ेंगे और जब स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम डायनामिक्स देखेंगे। देखिए ये मुख्यतः क्लासिफिकेशन यही है, लेकिन डायनामिक्स को भी फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया है और ये दोनों हिस्से हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं आपको केवल इनका नाम बता देता हूँ। वैसे सब लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये 12 में भी पढ़ के आए हैं हम लोग। अगर आपने 12 में नहीं पढ़ा है, अगर आपने ये चीज 12 में नहीं पढ़ा है अच्छे से, या फिर आप भूल चुके हैं, तो कोई बात नहीं, हम बाद में इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ये दो डायनामिक्स के क्लासिफिकेशंस हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टैटिक्स से, और हमारा सब्जेक्ट का नाम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है इसको देख लेते हैं सबसे पहले। इफ distance between any two given points on a body remains unchanged regardless of forces or moments, then the body is known as rigid body। अब ये जो रिजिड बॉडी है इसका मैंने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बॉडी है, उसको आपने उठा के एक हार्ड सरफेस पे रखा, और इस बॉडी में आपने दो पॉइंट कंसीडर करे। लेट्स सपोज इन दो पॉइंट के बीच की दूरी x है, और आपने इसके बाद क्या किया, आपने इसी सेटअप में इसके ऊपर कोई भारी भरकम से चीज रख दी। एकदम भारी भरकम चीज। ठीक है, अब भारी भरकम सी चीज रख दी आपने। अब ये भारी भरकम सी चीज रखने के बाद आप वही सेम दो पॉइंट्स, लेट सपोज वो पॉइंट्स ए एंड बी थे, तो आप ए एंड बी को अब आपने मेजर किया और अब भी वो एक्स ही है। तो ऐसे केसेस में हम इस बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। अब देखिए ये थोड़ी लेमैन बात हो गई। अब एकदम कोर इंजीनियरिंग में देखें हम, तो क्या होता है ना, एक्चुअल में ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। हर बॉडी अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस, अभी आपको ये मोमेंट का मतलब नहीं पता होगा तो आप रहने दीजिए, आप बस केवल समझिए। हम मोमेंट को चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मतलब आने वाले शायद थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आप आप इस फोर्स
की माध्यम से इस चीज को समझिए। हेवी चीज रखने का मतलब क्या, यहां से एक फोर्स लगा नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ फोर्स लगने पे ये डिफॉर्म नहीं करी, इस दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस वही रहा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो रिजिड बॉडी मानी क्या? अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और हम ये बोल रहे हैं कि रिजिड बॉडी की यही डेफिनेशन होती है, तो दोनों फिट नहीं हुए ना। तो दोनों फिट नहीं हुए, एकदम फैक्ट बात है। अब रिजिड बॉडी अगर आपको समझना है एक्चुअल में, तो रिजिड बॉडी इज एन आइडियलाइजेशन। रिजिड बॉडी क्या है? एक एजम्पशन है। और ये एजम्पशन क्या कहती है, इसके बारे में बात करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर a body to not deform under action of forces or moments। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको मोमेंट का मतलब अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, आप अभी केवल लिख लीजिए मोमेंट। अब आप ये समझिए, फोर्स के नजरिए से समझिए। कोई बॉडी पे फोर्स लगा है और वो बॉडी डिफॉर्म ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इफ द डिफॉर्मेशन is negligible, then the body is assumed as, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, assumed as rigid body। रिजिड बॉडी जैसी कोई बॉडी है नहीं एक्चुअल में। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन इतना कम हुआ, डिफॉर्मेशन इतना कम माने क्या? अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें लेट्स सपोज एक्स बिफोर पुशिंग इट और प्रेसिंग इट, मतलब वो जो आपने भारी सामान रखा था उसके ऊपर, उसके पहले अगर एक्स था हमारा 12.0000000, बहुत सारे जीरो के बाद 1 mm, और आपने जब उसके ऊपर कोई भारी सी चीज रखी और उसके बाद जो एक्स डैश हुआ, मतलब अपडेटेड एक्स हुआ, वो 12 mm हुआ, तो ऐसे केस में जब डिफॉर्मेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऐसे केसेस में हम उस बॉडी को अज्यूम करते हैं कि वो एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, चलिए रिजिड बॉडी की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ये बताया था, ये जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज है, इन्हें फर्दर दो हिस्सों में तोड़ा गया, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अभी इनको देख लेते हैं बहुत ब्रीफ में। ठीक है, अभी बहुत ब्रीफ में, केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो बहुत ब्रीफ में देखते हैं कि स्टैटिक्स है क्या एक्चुअल में। देखिए, स्टैटिक्स जो है, इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब जीरो एक्सिलरेशन होता है, नॉन एक्सिलरेटेड बॉडीज। नॉन एक्सिलरेटेड बॉडीज की बात हम स्टैटिक्स में करते हैं। अब नॉन एक्सिलरेटेड बॉडीज यानी, अब कई लोगों को ये मिथ है दिमाग में कि स्टैटिक्स में हम बॉडीज एट रेस्ट की बात करते हैं और डायनामिक्स में बॉडीज एट मोशन की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। स्टैटिक्स में हम उन बॉडीज की बात करते हैं जो इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्विलिब्रियम मतलब the bodies that are either at rest, या तो वो बॉडी रेस्ट में होगी, रेस्ट मतलब एक ही जगह पे होगी वो बॉडी और इधर उधर हिल डुल नहीं कर रही होगी, एक ही जगह पे वो क्या बोलेंगे हिंदी में, मैं प्रॉपर शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ इस चीज के लिए, मैं इंग्लिश में बताता हूँ। द बॉडी इज स्टिल एट अ प्लेस, उसको रेस्ट बोलेंगे है, आइदर एट रेस्ट और मूविंग। हाँ, स्टैटिक्स में हम मूविंग बॉडीज की भी बात करते हैं, और मूविंग with constant velocity।
अब आपको ये पता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन होता है। तो हम स्टैटिक्स में उन बॉडीज की बात करते हैं जिनका एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम डायनामिक्स की। डायनामिक्स में हम किस बारे में बात करते हैं? तो इट इज कंसर्न्ड with the accelerated motion of bodies। उन बॉडीज की बात करते हैं हम डायनामिक्स में जो एक्सेलरेटेड होती हैं। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मतलब आपको नहीं पता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत की बात है, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी इस लेक्चर सीरीज में आप इतना तो समझ जाएंगे कि थोड़े स्टेट लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर सेंट्रल लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी, और आपका सेमेस्टर एग्जाम तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। डरने जैसा कुछ है नहीं, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सारी बेसिक चीजें नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा क्लास 12 फिजिक्स मैथ्स पढ़ लेना चाहिए अभी ही। तो डायनामिक्स बात करता है उन बॉडीज की जो एक्सिलरेटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप मान के चलिए, यहां से, इस पल से मैं आपको आगे जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी बताऊंगा, वो स्टैटिक्स का पार्ट होगा। ठीक है। या फिर वो बेसिक्स होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जो स्टैटिक्स में, डायनामिक्स में और हर जगह आने वाले आगे सारे सब्जेक्ट में काम आएगा। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं हम फोर्स को समझने से। अब क्या है फोर्स? आपके दोस्त ने आपको धक्का दिया और आप पीछे गिर गए, तो ये कितने जोर से आपके दोस्त ने आपको धक्का दिया? अगर इस जोर, ये जो शब्द है जोर, अगर मैं इसको क्वांटिफाई कर दूं, इस जोर को डिफाइन करने के लिए मैं एक वैल्यू एसोसिएट कर दूं इसके साथ, और मैं उसकी दिशा भी बता दूं कि किस तरफ, तो वो क्वांटिटी फोर्स हो जाएगी। तो फोर्स को ऑफिशियली डिफाइन करते हैं हम। सो फोर्स इज none other than, it is either push or pull exerted by one body on another body। ठीक है। अपना फोर्स के अंदर ही अंदर, फोर्स को समझने के लिए आपने ये देखा कि बेसिकली ये इंटरेक्शन है दो बॉडीज के बीच में, वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। जब मैं बोलता हूं तो दो बॉडीज की बात हो रही है, मतलब दो बॉडीज के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन है दो बॉडीज के बीच में, ये इंटरेक्शन है, ये दो केस, इस इंटरेक्शन के दो केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला क्या? व्हेन देयर इज डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन बॉडीज, तो फोर्स लग सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो फोर्स लगेगा, मैं आपको ये बता रहा हूं व्हेन देयर इज डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन बॉडीज तब फोर्स लग सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा डायरेक्ट कांटेक्ट? अरे वही, अ पर्सन पुशिंग अदर पर्सन, एक इंसान दूसरे इंसान को धक्का दे रहा है, फोर्स हो गया। अब धक्का आंखों से देख के दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता ना, डायरेक्टली कांटेक्ट बनाना पड़ेगा ना उसके शरीर के साथ, तभी तो धक्का दे पाएगा। ऐसे ही दूसरी चीज, देखिए पुशिंग का एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, एक पुलिंग का भी एग्जांपल दे देते हैं। अ पर्सन, लेट्स सपोज आप खुद ही
ट्रॉली बैग पता है ना आपको, वो चक्कर वाला बैग जिसे आप खींचते हैं जब रेलवे स्टेशन पे आप चलते हैं, तो वही वाला बैग। तो आप उसको खींच रहे हैं, तो आप उसको पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपकी तरफ खींच जाएगा नहीं ना। आपको डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा और अपनी तरफ पुल करना पड़ेगा ना। तो फोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट जहां पे है वहां अकर कर सकता है। और दूसरी बात ये है इसकी आगे, कि जहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो वहां भी अकर कर सकता है। When bodies are physically separated, इस केस में भी फोर्स एक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, अगर आप जहां पे पढ़ रहे हैं, अगर आप खिड़की के पास जाएंगे और कागज नीचे फेंकेंगे, दो अर्थ और उस पेपर के टुकड़े में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अर्थ उसे अपनी तरफ खींचेगा और उसे हम ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। और फोर्स है ये, एकदम है फोर्स। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैग्नेटिक पुशिया। आपको पता है ना, अगर आप एक चुंबक को दूसरे चुंबक के सामने रखेंगे, तो या तो वो पुश करेगा एक दूसरे को, या तो वो पुल करेगा। ये तो आपको पता ही है। और फिजिकली सेपरेटेड रहते हैं, उन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं रहता, फिर भी वहां पे फोर्स अकर कर सकती है, वहां पे फोर्स हो सकता है। तो कोई भी केस हो, इन एनी केस, ये जो अब डिस्कस्ड कोई भी केस हो, जो फोर्स को हमें बताना है, फोर्स का कैरेक्टर दिखाना है सामने वाले को, फोर्स को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, तो तीन चीजें की जरूरत पड़ेगी। इन एनी केस द फोर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय। किसी भी केस में आपको अगर फोर्स को कैरेक्टराइज करना है, फोर्स के बारे में आपको विवरण देना है किसी को, तो आपको तीन चीजों के बारे में व्याख्या करनी पड़ेगी, जिनमें से सबसे पहला है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी एक वैल्यू, कितने जोर से कितने जोर से खींचा गया या कितने जोर से धक्का दिया गया, वही मैग्नीट्यूड दर्शाता है। दूसरा डायरेक्शन, किस तरफ खींचा गया या किस तरफ धक्का दिया गया, वही डायरेक्शन है हमारा। और तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब आप बोलेंगे सर ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो फिर भी मुझे रेलिवेंट लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या रेलेवेंस है? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का रेलेवेंस ये है, आप अभी जैसे एक टेबल में बैठ के पढ़ रहे होंगे ना, तो आपके सामने आपका वाटर बॉटल रखा होगा। अगर इस आप वाटर बॉटल को ऐसे टॉप से फोर्स लगाएंगे कुछ एफ, तो ये वाटर बॉटल गिरना चाहेगा नीचे, आप लगा के देख सकते हैं। अगर आप ये इस फोर्स को नीचे नीचे लेके आते हैं, तो किसी एक पॉइंट तक ही गिरना ही चाहेगा, और किसी एक पॉइंट के जब आप नीचे आएंगे, तो ये वाटर बॉटल सामने की तरफ मूव होने लगता है। अब देख लेना, उतने ही जोर से उसी तरफ आपने फोर्स लगाया, लेकिन कहां पे लगा रहे हैं, वो जैसे जैसे वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होता है एक बॉडी पे, एक बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस फोर्स के अगेंस्ट, वो भी चेंज होता है हमारा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो होल्ड्स सम सिग्निफिकेंस इन डिफाइनिंग अ फोर्स, इन कैरेक्टराइजिंग अ फोर्स, राइट। अब मैकेनिकल में देखिए, आज के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। ये सारे फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन सब चीजों को मुझे बताना पड़ेगा, और नेक्स्ट लेक्चर से हम इन्हीं टुकड़ों को समेटेंगे हर लेक्चर में। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग टुकड़े हैं। तो आप ये ना सोचिएगा कि सर एक फ्लो तो बनाइए पढ़ाने का, तो कोई फ्लो ही नहीं बन पाएगा इस लेक्चर में। ये लेक्चर ऐसे ही है, अलग अलग चीजें मुझे आपको बतानी है, और अलग अलग चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। अब देखिए, आपको मैक्सिमम चीजें आती होंगी, इनमें से मैं कुछ ही यूनिक चीजें बताऊंगा आपको इस लेक्चर में। ठीक है, ये सारे फ्रेगमेंट्स, इन फ्रेगमेंट्स का कोई फ्लो नहीं बना सकते हम। ठीक है, तो पहली बात हम फोर्स की कर लिए, अब दूसरी बात हम क्वांटिटीज की कर लेते हैं। तो मैकेनिकल में हम तीन टाइप की क्वांटिटीज की बात करते हैं। देखिए, क्वांटिटीज यानी कि क्या, ये तो आपको पता है ना।
अब आप दुकान वाले के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे इतना चावल दे दीजिए, तो वो इतना का मतलब क्या समझेगा, कितना? तो उस चावल को क्वांटिफाई करने के लिए, उस वो चावल आपको कितना चाहिए ये बताने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। वो यूनिट क्या है? किलोग्राम, केजी। आप दुकान वाले को जाके ये बोलते हैं कि मुझे 25 केजी चावल दे दीजिए, या फिर मुझे 25 केजी वाली चावल की बोरी दे दीजिए। तो किसी भी चीज को हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते जैसे मोर, लेस, दिस मच, दैट मच। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। हम उन चीजों को क्वांटिफाई करते हैं, हम उन चीजों के साथ एक वैल्यू एसोसिएट करते हैं, और हम ये बोलते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। या फिर हम ये बोलते हैं कि 5 मीटर इन लेंथ। हम ये नहीं बोलते वो उससे लंबा था, हम ये बोलते हैं कि वो उससे कितना लंबा था, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर। हम हर चीज को क्वांटिफाई करते हैं। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वी क्वांटिफाई एवरीथिंग, राइट? तो क्वांटिफाई जब करते हैं तो अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, और इनमें से 2 हिस्सों के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होगा, तीसरे हिस्से का थोड़ा कम ज्ञान हो सकता है आपको। देख लेते हैं इन तीनों चीजों को। सबसे पहली क्वांटिटी हमारी स्केलर, दूसरा है हमारा वेक्टर, और तीसरा है हमारा टेंसर। देखिए, स्केलर यानी क्या? स्केलर यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, अगर आप एक वैल्यू बता दें तो वो वैल्यू ही पर्याप्त है उस क्वांटिटी को सामने वाले को दर्शाने के लिए। जैसे आप ये बोले कि 10 किलो चावल, तो पर्याप्त है इतनी जानकारी। क्या है? चावल है। कितने किलो है? 10 किलो है। केवल वो 10, और वो उसके साथ एसोसिएटेड यूनिट केजी, वो एक मैग्नीट्यूड ही इनफ हो गया चावल के बारे में विवरण देने के लिए। तो आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई? आपको स्केलर का मतलब पता होगा। मैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों को लेके चल रहा हूँ जिन्होंने 11-12 अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर वो भूल चुके हैं। तो आप बोलेंगे ये क्या बात हुई? ऐसा तो हर चीज के साथ है। तो अभी आप देखेंगे आगे वेक्टर जब पढ़ेंगे, हम टेंसर जब पढ़ेंगे, तो ऐसा हर जगह नहीं होता है। तो स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है, a physical quantity that can be completely specified by its magnitude। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप ये बोले सामने वाले को कि मेरा भाई जो है वो 5 फुट 6 इंच का है, तो उस इंसान के दिमाग में एक्चुअल में क्या चला? अगर हम उसके दिमाग में जो चला उसे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में फॉर्मुलेट करें तो क्या चला उसके दिमाग में, इसकी बात करते हैं। सामने वाले के दिमाग में ये चलेगा कि यहाँ जमीन है, इस जमीन पे आपका भाई खड़ा है, यहाँ पे हाइट गॉज लगा है, ये वाला हाइट गॉज है जिससे हाइट नापते हैं हम। यहाँ पे 5 फुट 6 इंच ही लिखा है। और जो आपके भाई का हेड है, और ये 5 फुट 6 इंच वाला स्केल है जो मार्क है, ये दोनों मर्ज कर रहे हैं आपस में। अगर सामने वाले के दिमाग में क्या चला उसको इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में फॉर्मुलेट करें तो यही तो चला। अब आप मेरे को ये बताइए, आप जब बोलते हैं मेरा भाई 5 फुट 6 इंच का है, तो क्या सामने वाला ये पूछता है क्या कि किस तरफ 5 फुट 6 इंच का है? कैसे भी नाप लो आपके भाई को, आपके भाई को जमीन के नीचे एक कुएं में डाल दो और इस कुएं में जाके उसका हाइट नापो तो भी उतना ही आएगा। आपका भाई जब रात में सो जाएगा, तब नापो 5 फुट 6 इंच आ जाएगा।
तो 5 फुट 6 इंच क्या है? संपूर्ण विवरण है आपके भाई की हाइट को बताने के लिए, और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे किसी जगह का टेम्परेचर, तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है, बस वो एक वैल्यू 29 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, खैर अभी मैं जहां बैठा हूं वहां पे 40 डिग्री प्लस है शायद, लेकिन वो 40 डिग्री ही मैंने आपको बताया, और इतना विवरण काफी हो गया टेम्परेचर को बताने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल यही हो गए, मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। अब आते हैं वेक्टर में। तो क्या है वेक्टर? वेक्टर इज एनी फिजिकल क्वांटिटी that requires both magnitude and a direction for its complete definition। देखिए, ये जो मैंने वेक्टर का डेफिनेशन लिखा, इसमें मैंने ये जो शब्द है और इसको हाईलाइट किया है। अब क्यों हाईलाइट किया है? मैंने इस शब्द को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये शब्द इस डेफिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, जो ये लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, इसमें किसी भी शब्द के सामने और लगा देते हैं तो ये उस शब्द के बारे में ये विवरण देता है कि वो जो शब्द है उसके साथ जो एसोसिएटेड रिश्ता है वो एक का है, वन। ये डेफिनेशन क्या कह रहा है वेक्टर का? ये वेक्टर का डेफिनेशन ये कह रहा है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे दर्शाना है, आपको जिसे बताना है, तो आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं, सब ये बोलते हैं कि वेक्टर यानी वो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, नहीं। वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो हम ये बोलते हैं ना, 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी कोई एक चीज है, कोई जानवर है, कोई चिड़िया है, कोई गाड़ी है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ चली गई। ये वेलोसिटी होता है, आपको पता है, आप पढ़ के आए हैं तो आपको इतना पता है। तो 50 एक मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ हमारा डायरेक्शन है। तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक तो मैग्नीट्यूड और उसके साथ एक डायरेक्शन की। तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फोर्स, कितनी जोर से मैग्नीट्यूड हो गया और किस तरफ फोर्स लगा वो उसका डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन की जब आपको नीड पड़े किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। तो फिर टेंसर क्या है? A tensor requires magnitude and more than one direction to be fully defined। अब देखिए, बहुत गहरी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए उसको, और एक डायरेक्शन बताने से नहीं होगा, आपको मल्टीपल डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अब देखिए, आप इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, पहले आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ चुके हैं, आपको फिर भी इंजीनियरिंग मैकेनिक समझने का मन हुआ इसलिए आप यहाँ आए हैं, तो आपको पता है मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पता, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़े, तो ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा।
आपको ये मान के चलना है अभी कि टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे बताने के लिए डायरेक्शन और उसे बताने के लिए मैग्नीट्यूड और मोर देन वन डायरेक्शन की आवश्यकता है। एक डायरेक्शन बताने से नहीं होगा, कई डायरेक्शन बताने पड़ते हैं। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आने वाले सब्जेक्ट में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है स्ट्रेस, स्ट्रेन, एक्सेट्रा। तो क्या है स्ट्रेस, स्ट्रेन और टेंसर का फिजिकल फील क्या है, ये हम आने वाले सब्जेक्ट में समझेंगे। अभी आप इतना समझिए कि तीन तरह की क्वांटिटीज की बात करते हैं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिनमें से पहला स्केलर और दूसरा है वेक्टर और तीसरा है टेंसर। और आप वेक्टर और टेंसर में डिफरेंस एकदम दिमाग में, जहन में डाल के रखिएगा बस, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। अगर आप यहाँ लिखते हैं ना, क्योंकि मैंने वेक्टर की बात यहाँ की है तो यहाँ लिखूंगा तो ज्यादा सही। अगर आप बुक में देखते हैं, अगर आप बुक में देखते हैं तो जो वेक्टर है, अब देखिए वेक्टर में दो चीजें हैं, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं किताब में, वो बोल्ड लेटर में करते हैं, जैसे एफ यानी फोर्स, और वेक्टर क्वांटिटी है ये एफ, क्योंकि बोल्ड लेटर में लिखा गया है, बुक में बोल्ड लेटर में लिखा मिलेगा आपको ऐसे। और इसका अगर उनको मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो वो इटैलिक्स में लिखते हैं, इटैलिक्स यानी ऐसे करके लिखते हैं, टेढ़ा करके, ठीक है। तो ये वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब हम तो किताब नहीं लिख रहे भाई, हम तो कॉपी में लिख रहे, तो हम कैसे लिखेंगे? तो जो हम वेक्टर को लिखेंगे वो कुछ एक लेटर जैसे एफ यानी फोर्स, उसको लिखेंगे और ऊपर ऐसे एरो खींच देंगे, तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारा। और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है हमको, तो हम ये दो सिंबल लगाते हैं जिसे आप रिलेट कर पा रहे हैं, मॉड जैसा सिंबल है, लेकिन ये यहाँ पे मॉड नहीं है, ये एक्चुअल में इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम अभी आगे समझेंगे। देखिए वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर नोटेशन अगर हम देखें, तो वेक्टर को जो हम डिनोट करते हैं वो एक एरो से करते हैं। और ये जो एरो का लेंथ है, ये हमें बताता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। अब आप ये बोलेंगे सर अगर ये वेक्टर फोर्स से 50 न्यूटन का, तो 50 न्यूटन हम लेंथ में कैसे बनाएंगे, तो हम समझेंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 50 न्यूटन को लेंथ में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन आप अभी आप ये मानिए कि ये जो लेंथ है ये बताता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, और ये जो एरो है ये बताता है उसका डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए हर समय ये एरो डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। अगर ये एरो सीधा सीधा राइट की तरफ है तो आप बता देंगे कि टुवर्ड्स राइट, अगर लेफ्ट की तरफ है तो आप बता देंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन अगर ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मुड़ा हो तो हम क्या बताएंगे फिर? जैसे ये वेक्टर अगर इधर जा रहा है तो आपको ये तो पता है कि इसका जो लेंथ है, इसका ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड बताएगा, तो ये तो पता है। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे बता, इस तरफ को, ये किस तरफ है आप, तो इसके तरफ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सिस ले लेते हैं। ये वाई एक्सिस है हमारा यार, ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो वेक्टर है वेक्टर, इसका आप एंगल बता दो अल्फा एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, बीटा बता दो, तो उस वेक्टर का हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। अब देखिए ये फोर्स का नोटेशन नहीं है, मैंने आपको फोर्स एज एग्जांपल और वेक्टर लेके समझाया है। ये वेक्टर का नोटेशन है, वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज बहुत यूज होती है यहाँ पे और वो है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस।
अब रिजल्टेंट माने क्या? रिजल्टेंट निकालना कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, वैसे लेक्चर्स की शुरुआत लोग यहां से करते हैं। मैं आपको रिजल्टेंट क्या है वो बताने से और उससे भी पहले से कहानी शुरू कर रहा हूं, ठीक है? तो आप ये मानिए कि यहाँ पे एक बैग रखा है और इस बैग में दो हुक बने हुए हैं और इन दोनों हुक्स को यहां से आप खींच रहे हैं और यहां से आपका दोस्त खींच रहा है। अब आप इस सिचुएशन को एट रियल इमेजिन करिए, तो दोनों एक साथ इस बैग को खींच रहे हैं ऐसे। तो ये बैग, अब बताइए मुझे, क्या इस तरफ जाएगी या ये बैग किस तरफ जाएगी? ये इन दोनों में किसी तरफ नहीं जाएगी ना। आपको ये पता है कि ये बैग इस तरफ जाएगी। ये पता है ना आपको? क्यों गया ये इस तरफ? इसकी इस तरफ जाने का एक साधारण सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यही है कि आप ऐसे देख रहे हो कि आप इधर खींच रहे हो, आपका दोस्त इधर खींच रहा है, आप आपका देखने का दृष्टिकोण ये है। और बैग क्या फील कर रहा है? बैग ये फील कर रहा है कि समवन इज पुलिंग मी फ्रॉम हियर। तो ये कहां से खींच रहा है, उसको कहां से खींचाव फील हो रहा है, इसी की बात हम रिजल्टेंट में करते हैं। यही बताता है ये रिजल्टेंट। सो द रिजल्टेंट force is the single and combined force that represents the overall effect of multiple pushes and pulls acting on an object। समझे आप इस बात को? एक ऐसा फोर्स जो इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस करने की ताकत रखता हो और इस हिसाब से रिप्लेस करेगा, वो इस हिसाब से हटाएगा कि ये जो नया फोर्स है ये इन दोनों के कॉम्बाइंड इफेक्ट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दिखा देगा, जुटलाएगा नहीं, दोनों को दिखा देगा। तो ऐसा फोर्स जिसमें इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस करने की ताकत हो उसे ही हम रिजल्टेंट कहते हैं। एंड इसके आगे एक बात यह है कि द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, हाँ एकदम सही सोच रहे हैं आप, कैन बी ऑब्टेन्ड बाई पैरेललोग्राम लॉ। क्या है ये पैरेललोग्राम लॉ? आपको पता है, वैसे आप अगर 11th 12th पढ़ के आए तो आपको पैरेललोग्राम लॉ भी पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अब देखिए वही वाला केस ले लेते हैं। यहां पे बैग रखा है, इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूं और आपका दोस्त इस बैग को इस तरफ खींच रहा है और जो आप हो वो इस फोर्स इस बैग को इधर खींच रहे हो। देखिए पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि आप एक लाइन खींचो इस फोर्स के पैरेलल, इस फोर्स के पैरेलल, इस फोर्स के टिप से, यहां से
आप एक लाइन खींचो ऐसे। अब सेम चीज आप इस फोर्स के साथ भी करो, इस फोर्स के पैरेलल आप यहां पे एक लाइन खींचो। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि इन दोनों फोर्सेस का मीटिंग पॉइंट, इन दोनों फोर्सेस का टेल का मीटिंग पॉइंट, टेल देखिए ये जो होता है ना, ये एरो जहां पे बना है इसको टिप ऑफ द वेक्टर कहते हैं, और जो ये होता है जहां से स्टार्ट होता है उसे टेल ऑफ द वेक्टर कहते हैं। ये जो दोनों वेक्टर का टेल जहां पे मीट हो रहा है वहां से आप एक तीसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट करो, और उसका टिप ले जाके इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे अगर आप लगा देते हो, अगर आप यहां से खींच रहे हैं और आपका दोस्त यहां से खींच रहा था और आप इस बैक पे पी फोर्स लगा रहे हैं, आपका दोस्त इस बैक पे क्यू फोर्स लगा रहा है, तो ये रिजल्टेंट होगा जिसका वैल्यू पी प्लस क्यू, या फिर हम बोल सकते हैं क्यू प्लस पी होगा। वेक्टर लॉ इस कॉम्यूटेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप किधर से भी जोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही है पैरेललोग्राम लॉ। क्या कह रहा है पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ ये कह रहा है कि if there are two forces, if there are two forces, then their resultant can be obtained by completing a parallelogram. The resultant, the tail of the resultant will start from the point of the meeting point of the two tails of the forces, and it will reach over here जहां पे पैरेललोग्राम का कंप्लीशन पॉइंट है, या जो आप नए पैरेलल लाइन बनाए जहां पे मीट करेगा वहां पे रिजल्टेंट का टिप मीट करेगा। अब आप मुझसे ये पूछोगे सर प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन experimental evidence, so it cannot be proved or derived। इसे ना प्रूफ किया जा सकता है और ना ही इसका कोई डेरिवेशन है, ये फैक्ट है बस। इसे एक्सपेरिमेंटली ऐसा कंडीशन ऑब्टेन हुआ है, देखा गया कि रिजल्टेंट का डिरेक्शन ये होता है जब ये और ये फोर्स रहता है, तो दिस एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग एंड इट कांट बी प्रूव्ड, राइट। देखिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा नोट देखते हैं। इसी पैरेललोग्राम लॉ से एक नए लॉ को डिराइव किया जाता है और इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ। देखिए ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, अब देखिए मैं यही एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। कहां से कैसे डिराइव हुआ ये समझिए आप। छोटा पड़ रहा है पीस तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखिएगा, अब क्या ये समझ पा रहे हैं पैरेललोग्राम है तो ये जो क्यू वेक्टर है और ये जो लाइन है ये इक्वल होगी, क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं इसको उठा के यहां रख देता हूं। देखिए क्या बना, ट्राइंगल बना ना एक। और ये ट्राइंगल कैसे बना आप ये देखिए, पहले वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर को के टेल को जोड़ा गया है, और जो हमें रिजल्टेंट मिला है वो ऐसे मिला कि पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के टिप को जोड़ा गया, ऐसे हमें रिजल्टेंट मिला है। अब ये समझ पा रहे हैं? अब ऐसे ही आप ये समझिए कि ये जो वेक्टर है यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो लाइन है और ये लाइन है ये दोनों बराबर होगा, तो आप ये भी तो कर सकते हैं, इसे उठा के यहां रख दीजिए आप।
देखिए सेम चीज यहां भी बन रहा है। पहले वेक्टर के टिप से दूसरे वेक्टर को टेल को जब जोड़ा गया तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के टिप पे जो ऑब्टेन हुआ वो हमारा रिजल्टेंट है। यही कहता है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। देखिए अभी हमने क्या देखा, इसके पहले हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस है तो हम उसे कंबाइन करके केवल एक फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या इसका उल्टा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा? इफ वी हैव अ सिंगल फोर्स, then what do you think? Can we convert this force to multiple components? Two or more than two components also, no issue with it. अगर हमारे पास एक फोर्स है तो हम उसे अन्य कंपोनेंट्स में भी तो तोड़ सकते हैं ना। अगर अन्य कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक फोर्स बना सकते हैं तो इसको तोड़ के अन्य कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। बड़ी सरल बात है। तो यही a single force if acting on a particle may be replaced by two or more forces which together have the same effect on the particle. The forces are called, अब देखिए आपने एक फोर्स को तोड़ के अन्य फोर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो वो जो अन्य फोर्सेस में, जो अन्य फोर्सेस बोल रहा हूं वो यही है ना। देखिए इस फोर्स को आप इन दोनों में तोड़ सकते हैं, यही बात है। तो इन दोनों फोर्सेस को, अगर इस फोर्स को तोड़ के आप ये दो फोर्स बनाते तो इन दोनों फोर्सेस को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। द फोर्सेस आर कॉल्ड components, and the process of substituting them for if is called resolution of forces। इसी प्रोसेस को, अगर आपके पास एक फोर्स है तो उसे अन्य कंपोनेंट में तोड़ के उस एक फोर्स को अन्य कंपोनेंट के माध्यम से रिप्रेजेंट करने वाले प्रोसेस को ही हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस लेक्चर का कोई फ्लो है नहीं, ये अलग अलग तत्व है, ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स है जिन्हें आपको इंडिविजुअली ही समझना है। फ्लो की बात हम बड़े टॉपिक्स में करते हैं। जब एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है तो पहले क्या पढ़ाना है बाद में क्या पढ़ाना है वो तब मैटर करता है। अभी ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको सबसे पहले भी बता सकता था इस लेक्चर में, मैं यहां बता रहा हूं। तो इसका कोई मतलब, इस लेक्चर का कोई फ्लो नहीं है। इस लेक्चर में अलग अलग फ्रेगमेंट समझा रहा हूं और अलग अलग फ्रेगमेंट्स आपको समझने हैं, बस इतनी बात है। देखिए आप एक काम करिए, आपके राइट हैंड के जो चारों फिंगर्स हैं एक्सेप्ट फॉर थंब, उसे आप कर्ल कर लीजिए और अपने सामने रखिए। जब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करके अपने सामने रख रहे हैं तो ऊपर की तरफ ऐसे आपको थंब दिख रहा होगा, फिर आपको ऐसे अपना हाथ दिख रहा होगा और एक लाइन इमेजिन करिए जो आपके थंब से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को इन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यही कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मेनली मैकेनिक्स में यूज करते हैं। जरूरी नहीं है आप यही यूज करिए, लेकिन मेनली यही यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपका हाथ है वो वाई एक्सिस बताता है और जो ये परपेंडिकुलर, जो आपके पाम से परपेंडिकुलर लाइन थी, ये एक्स एक्सिस को बताता है। तो दिस इज द राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं यूनिट वेक्टर्स। थोड़ी मैथमेटिकल चीजें आ रही हैं
तो मैं ये आशा कर रहा हूँ आप एकदम कॉपी पेन लेके बैठे हैं और आप सारी चीजों को नोट भी कर रहे हैं। अब देखिए यूनिट वेक्टर यानी कि आपको वेक्टर का मतलब पता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन भी हो। यूनिट माने क्या? बता दिया कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। यूनिट का मतलब 1 होता है। यूनिट वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, पहली बात, और उसका कोई एक डायरेक्शन है। उसका कोई एक डायरेक्शन है। देखिए हमारे पास 3 एक्सिस है और इन 3 एक्सिस के अलोंग हम एक एक एक्सिस के अलोंग एक एक यूनिट वेक्टर असाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है समझिए। अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए एक्स एक्सिस में मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस सामने दिख रहा है तो वाई एक्सिस से समझाता हूं ना मैं आपको। देखिए वाई एक्सिस में से कोऑर्डिनेट बने होंगे 1 2 3 4 5, और आप ये सोचिए कि इस तरफ आ रहा है कोई वेक्टर है ऐसे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो यहां से शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, मतलब उसका टेल जो है वो यहां पे है इस पॉइंट पे, और जो उसका टिप है वो यहां पे आके खत्म हो रहा है, मतलब वेक्टर कुछ ऐसा है। देख पा रहे हैं ना आप? तो ये देखिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है, वाई की तरफ। तो समझ रहे ना, ये एक यूनिट वेक्टर हुआ ना। उसी यूनिट वेक्टर को जे कैप कहते हैं। वाई एक्सिस के तरफ के वेक्टर को हम जे कैप कहते हैं। तो ऐसे ही हम तीनों एक्सिस के अलोंग एक एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, और उन्हें हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर along x, along y and along z। एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है, जिसका ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन एक्स की तरफ है, उसे हम आई कैप कहते हैं। वाई की तरफ है तो जे कैप कहते हैं, और जेड की तरफ वाले को हम के कैप कहते हैं। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं। को पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और मैं इसमें एक वेक्टर बनाता हूं। ठीक है। अब आप ये समझिए कि ये वेक्टर है कहां पे। ये कहीं इस पॉइंट पे है। आप समझ पा रहे हैं ना ये वेक्टर कहां पे है? आप विजुलाइज कर पा रहे हैं इस वेक्टर को। इस वेक्टर को नाम दे देते हैं हम एफ वेक्टर। इनफैक्ट इफ इफ बहुत हो गया, केवल आप फोर्स की बातें कर रहे हैं, आपको ये ना फील हो, इसलिए हम इस वेक्टर को नाम दे देते हैं ए वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर है, अगर हम इसको रिजॉल्व करें इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो एक्स की तरफ का एक कंपोनेंट होगा ए एक्स आई कैप, वाई की तरफ का एक कंपोनेंट होगा ए वाई जे कैप, जेड की तरफ का एक कंपोनेंट होगा ए जेड की कैप। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इन तीनों कंपोनेंट्स का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये वेक्टर आएगा, ये बोलना भी स्वाभाविक है। या फिर ये वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे तो ये 3 मैग्नीट्यूड्स आएगा, ये भी आप बोल सकते हैं। तो हम ए वेक्टर को ये लिख सकते हैं ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एकदम लिख सकते हैं। अब आपको पता ही है मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल इट्स एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट। ये तो आपको पता है ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। आप जान जाइए यहीं से कि जो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालते हो, वो निकालने का तरीका ये रहता है कि आप ए एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर ए वाई का स्क्वायर करेंगे, और फिर आप ए जेड का स्क्वायर करेंगे। देखिए ये हो गई मैग्नीट्यूड की बात है। अब देखते हैं हम यूनिट वेक्टर। हम कहानी यूनिट वेक्टर की शुरू की थी, हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर पे आते हैं। देखिए ए का यूनिट वेक्टर लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे पता है? मतलब ऐसे लिखना जरूरी नहीं है एक, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे लिखा जाता है कि यू लिख देंगे, यू ऑफ ए, तो ए को नीचे लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में, और यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर का सिंबल लगा देंगे। देखिए मैं कुछ करता हूँ, कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं
ई वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो क्या होगा देखिएगा। ये जो ए वेक्टर है तो इसमें दो कंपोनेंट है, सबसे पहला इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका डायरेक्शन है। फिर देखिए ये मैग्नीट्यूड और यहाँ पे मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, ये दोनों कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा केवल और केवल डायरेक्शन। तो देखिए यूनिट मैग्नीट्यूड हो गया और इसका डायरेक्शन बच गया, तो इसी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं हम प्रैक्टिकली, जो वेक्टर होता है उसको हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और हमारा यूनिट वेक्टर ऐसे आ जाता है कि ये वेक्टर हमारे पास है, तो यहाँ पे लिखा है ना हमने ये वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और हमारा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई ऐसे कैसे। देखिए इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप प्लस ए वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए जे कैप प्लस ए जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए के कैप। तो ये भी यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया। इसको भी कुछ देर के लिए इक्वेशन 1 बोल देते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड की बात हो गई, हमने मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पे कर ली। हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हमने ये यहाँ पे समझ लिया। अब हम ये समझते हैं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर का एक डायरेक्शन भी तो होगा ना। तो आप बोलेंगे सर इस तरफ जा तो रहा है, दिख तो रहा है, ये इधर से इतना दूर है, इधर से इतना दूर है, ऐसे थोड़ी बताएंगे यार। इंजीनियर्स एंड वी क्वांटिफाई एवरीथिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस चीज को हम क्वांटिफाई करते हैं बाय यूजिंग डायरेक्शन कोसाइंस। अब क्या है ये डायरेक्शन कोसाइंस, ये भी देख लेते हैं। मैं काम करता हूं ना, मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब देखिए हाँ, एक्स एक्सिस से मैं ये जो वेक्टर है इसका एंगल डिफाइन करता हूं अल्फा, वाई एक्सिस से मैं इस वेक्टर का एंगल डिफाइन करता हूं बीटा, और मैं जेड एक्सिस से भी इसका एंगल डिफाइन करता हूं गामा। अब देखिए केवल एक ट्रायंगल में मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि वही ट्रायंगल यहाँ पे विजुअलाइज किया जा सकता है और आपको ये समझना है कि और बाकी दोनों ट्रायंगल्स भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रायंगल है ये। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ये एक सिंगल प्लेन है तो ये एक ट्रायंगल होगा ना। ये एंगल 90 डिग्री इतना तो आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, बहुत बेसिक सा ये। तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेता हूं और मैं कॉस गामा लिख लेता हूं। अब कॉस गामा मतलब कॉस कोई एंगल क्या होता है, कॉस ऑफ कोई एंगल इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप इस ट्रायंगल को अगर देखते हैं, इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं जो हमारा बेस है वो एजेड है और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर है। इसका इतना लेंथ यही तो हाइपोटेनियस है। तो सिमिलरली क्या मैं ये लिख सकता हूं जो हमारा कॉस अल्फा होगा वो ए एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा और ऐसे ही हमारा जो कॉस बीटा होगा वो ए वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा। देखिए इक्वेशन 1 जो हम लिखे थे उसको एक बार उठा के यहां लाते हैं। ए एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या ही सेम लिखा है यहाँ पे। तो क्या मैं इसके बदले यहाँ पे कॉस अल्फा लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे ही ए वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज कॉस बीटा
और ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस गामा। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, तो उसका एक्स कंपोनेंट का अंडर रूट के अंदर उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे भी ये कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, अब देखिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यूनिट यानी 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से मतलब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ना जब स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट कैसे हटा ये भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। जो स्क्वायर रूट होता है, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, आप इस पूरे टर्म को ए मान लीजिए, ठीक है। ए की पावर 1/2 है और उस तरफ क्या है, 1 है हमारा, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ए की पावर 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ए की पावर, और पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 इंटू 2 बराबर 1 का स्क्वायर। तो ये 2 कट जाएगा और केवल ए रह जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस तरीके से मैंने ये लिखा, ठीक है। खैर बहुत बेसिक बात है, ये सब आपको पता है। देखिए ये एक रिलेशन ऑप्टेन हुआ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ट्रांसवर्स एंड अजमुथ एंगल का कॉन्सेप्ट। अब मैं यहां जो लिख रहा हूं इट्स नॉट डेफिनेट, ये फिक्स चीज है, आपको इसे याद करना ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आपको केवल और केवल इस ट्रांसवर्स एंड अजमुथ एंगल का कॉन्सेप्ट समझना है। अब मैं यहाँ पे पहले फिगर बनाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये किया है कि फोर्स अज्यूम किया है, ये वेक्टर वही राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, इसमें एक फोर्स अज्यूम किया है ए वेक्टर। अब मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करना चाहता हूं दो वेक्टर्स में, और मैं सबसे पहले वाले को कह देता हूं ए जेड, जो कि इस तरफ होगा। और अगर दूसरा देखें तो इधर होगा ना, आप ये समझ पा रहे हैं, ये इधर वेक्टर है, मैं एक को इधर ब्रेक कर सकता हूँ और दूसरे को इधर ब्रेक कर सकता हूँ। ये तो आप समझ पा रहे हैं ना। देखिए z की तरफ तो ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई है, तो मैं एक लाइन इस तरफ बनाता हूं केवल। तो ये दो वेक्टर्स हैं, एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स में मैंने इसे ब्रेक किया और मैं एक एंगल डिफाइन करता हूं फाई, विच इज नोन एज अजमुथ एंगल। और ये मैं इस एक्सिस से, जेड एक्सिस से ए के बीच में डिफाइन कर रहा हूं। अब आप ये मत याद कर लीजिएगा कि फोर्स और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो अजमुथ एंगल नहीं, क्यों, कॉन्सेप्ट याद करिएगा, कॉन्सेप्ट कि कौन से दो लाइंस के बीच में एंगल लिया है मैंने, किस तरफ का एंगल है अजमुथ एंगल, ठीक है। तो ये अजमुथ एंगल जैसा आप कोई टर्म याद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, आपको केवल ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस इतनी सी बात। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं जो एजेड होगा, एजेड कंपोनेंट होगा, उसे मैं ए कॉस फाई लिख सकता हूं। और जो हमारा ये दूसरा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मैं इसको नाम दे देता हूं ए डैश वेक्टर। तो हमारा जो ए डैश है, मतलब ये एजेड यानी मैंने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एजेड वेक्टर। ऐसे ही मैं लिखूं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डैश वेक्टर, तो यह ए साइन फाई नहीं हो जाएगा। आपको इतना तो आता है ना कि अगर ये एंगल है, इस फोर्स को आपको इस तरफ के कंपोनेंट में लेके जाना है तो कॉस वाला कंपोनेंट होगा,
और एंगल की अपोजिट साइड वाले कंपोनेंट में लेके जाना है तो वो साइन वाला कंपोनेंट होगा। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। तो देखिए अब एक दूसरा एंगल डिफाइन करने जा रहा हूं मैं, थीटा, एंड दिस थीटा इज ट्रांसवर्स एंगल। और ये थीटा कहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये देखिएगा। ये मैं थीटा डिफाइन कर रहा हूं इन दोनों लाइंस के बीच, और ये ट्रांसवर्स एंगल है। अब देखिए, अगर आपके पास थीटा मिल गया तो आपको ये बात पहले से पता थी। ये जो ए वेक्टर है उसे आप तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, और जेड की तरफ, वाई की तरफ और एक्स की तरफ। ये तो आपको पहले से पता था। लेकिन हमारे पास तीनों तरफ जाने के एंगल नहीं थे, हमारे पास केवल और केवल यही दो एंगल थे। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने ये किया कि सबसे पहले इस फोर्स को इधर ले गए जहां तो ले जाना संभव था, और इधर ले आए। अब इधर से हम क्या करते हैं, देखिए हमको ये नोन है, ये एंगल नोन है, तो हमको एक्स वाला कंपोनेंट और वाई वाला कंपोनेंट दोनों पता चल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो जो ए एक्स होगा हमारा, या फिर ए एक्स का मैग्नीट्यूड बोल लीजिए आप, ये वो क्या ए डैश कॉस थीटा नहीं होगा, और ऐसे ही ए वाई जो होगा वो ए डैश साइन थीटा नहीं होगा, होगा ना। ए डैश की वैल्यू डाल दीजिए ना यहाँ पे। ए डैश है हमारा ए साइन फाई, और ये कॉस थीटा एज इट इज। ऐसे ही जो ए वाई का मैग्नीट्यूड है वो आएगा ए साइन फाई साइन थीटा। अब जो फोर्स है ए वेक्टर, उसे हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख सकते हैं। और हमारे पास ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों की वैल्यू अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है एक वेक्टर को रिजॉल्व करने का। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को याद नहीं करना, इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है। केवल आपको ये कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, ट्रांसवर्स एंड अज़ीमुथ एंगल की कॉन्सेप्ट की। ठीक है, देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कार्टेशियन नोटेशन को। अब देखिए ये सब आपको पता ही है, ये सब आप पढ़ ही चुके, फिर भी मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, मैं केवल और केवल अभी यहाँ दो एक्सिस कंसीडर करता हूं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और आपको पता है ये पॉइंट ओरिजिन है 0,0, और मैं ये मानता हूं कि यहां से एक वेक्टर है वो ओरिजिनेट हो रहा है, और ये फाइनली पहुंच रहा है 3,4 पॉइंट पे। तो आप मान लीजिए कि ये वेक्टर और कुछ नहीं, एफ वेक्टर ही है। तो आप एफ वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप। देखिए एक्स फाइनल क्या है, फाइनल फाइनल यानी टिप वाला पॉइंट। फाइनली वो 3 पे पहुंच रहा है एक्स। आपको ये तो पता है ना कि ये जो पहला कंपोनेंट होता है ये एक्स होता है और ये वाई होता है। तो 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप, या फिर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इस तरीके से आप इस एफ वेक्टर को लिख सकते हैं। अब आपको पता है अगर आपको एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको इसका डायरेक्शन निकालना है तो आप इस बात को समझिए कि ये वाला जो पार्ट होगा, इतना पार्ट, ये आप देख पा रहे हैं ना, इतना पार्ट, ये वाई वाला कंपोनेंट है।
और ये तो सेम ही है ना, इक्वल होगा ना ये दोनों। और अगर मैं एक एंगल डिफाइन करूं थीटा यहाँ पे, तो क्या मैं tan थीटा को ये साइड यानी क्या है, एफ वाई ही तो है बेसिकली। भाई एफ एक्स नहीं लिख सकता हो ना। चलिए आपका थीटा आ गया tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। और इस तरीके से आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी फोर्स की। ठीक है, देखिए बातें यहां पे खत्म हो गई। जितना मुझे आपको बेसिक बताना था मैं आपको सब कुछ बता चुका। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बातें करते हैं। देखिए ये पहला न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में कहानी कुछ ऐसी है कि एक बोल्ट लगा है, और ये बोल्ट आप मान लीजिए किसी वुडन सरफेस, कंक्रीट सरफेस या फिर कोई से भी सरफेस में ऐसे गड़ा हुआ है। और आप और आपके दोस्त दो रस्सी बांधते हैं इसमें और इसको ऐसे खींचते हैं। तो हमें पता है कि इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट होगा, और इस बोल्ट को ये लगेगा कि उस रिजल्टेंट फोर्स से मुझे खींचा जा रहा है। तो सवाल यही है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है। अब आप देखिए, ये जो पी फोर्स है, या फिर बोल लीजिए ये जो पी वेक्टर है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। ये पी वेक्टर है, आपको पता है आप इसे y और x कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई फोर्स ऐसा है P, तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर आपको px लिखना है तो p cos थीटा लिखेंगे आप, और अगर आपको py लिखना है तो आप p sin थीटा लिखेंगे। ये आपको पता है। अब हम p वेक्टर लिखेंगे इस प्रकार से। तो p वेक्टर की जो वैल्यू दी गई है वो 40 न्यूटन दी गई है। तो p वेक्टर को हम 40 cos 20 i कैप प्लस 40 sin 20 j कैप लिख सकते हैं। ये p वेक्टर है, इसका ये x कंपोनेंट है जो कि cos 20 के साथ आएगा 40 cos 20, और x की तरफ है इसलिए हम उसका यूनिट वेक्टर उसके साथ लिखेंगे। चलिए ये बात हो गई। अब आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 37.587 आई कैप प्लस 13.680 जे कैप। तो हमको हमारा पी वेक्टर मिल गया। ऐसे ही आप क्यू वेक्टर लिखिए। अब देखिएगा आप यहाँ पे क्यू वेक्टर का जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो 45 डिग्री है, 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री। और क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 60 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 60 cos 45 आई कैप प्लस 60 sin 45 जे कैप। अब 60 cos 45 60 sin 45 की वैल्यू तो सेम ही होगी, क्योंकि cos 45 में sin और sin 45 में जो वैल्यू होता है वो दोनों इक्वल होता है ना। तो ये आएगा 42.426 आई कैप प्लस 42.426 जे कैप। देखिए पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जोड़ें कैसे। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे तो हम आई वाले कंपोनेंट्स, मतलब केवल एक्स की तरफ जो फोर्सेस है उनको जोड़ेंगे, और जो वाई की तरफ फोर्सेस है उनको भी जोड़ेंगे आपस में। तो ऐसे हमारा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर जिसे हम रिजल्टेंट बोलते हैं वो ऐसे आएगा 37.387 सॉरी 587 प्लस 42.426 13.680 प्लस 42.426। तो हमारा आर वेक्टर क्या आया, हमारा आर वेक्टर आया 79.813 आई कैप प्लस 56.106 जे कैप।
अब चलिए आप इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि आप क्या करेंगे, अंडर रूट में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। 79.813 का स्क्वायर प्लस 56.106 का स्क्वायर। तो जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया वो आया आपका 97.56 न्यूटन। अब ऐसे ही आप एक एंगल ले लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज सॉरी ये एक्स एक्सिस है और मान लेते हैं एक्स एक्सिस से इस रिजल्टेंट का एंगल है थीटा। तो आपको थीटा भी निकालना आता है, tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। अब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू ये है और एफ वाई की वैल्यू ये है, तो इन दोनों को आप इस इक्वेशन में लाके पुट कर दीजिए। तो यहां से आएगा आपका tan इनवर्स 56.106 बाई 79.813 और ये वैल्यू फाइनली आपकी थीटा आ जाएगी 35.1 डिग्री। समझ में आई आपको कहानी? किसी किसी को ये चीज समझ में नहीं आया होगा कि सर ये थीटा कैसे लिख दिया। तो देखिए ये वही रिलेशन है जो मैंने आपको बताया था, tan थीटा इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स। तो यहां से थीटा रख के अगर tan को उस तरफ ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा ना। अब देखिए ये हमारा रिजल्टेंट है, ये हमारा एफ वाई है, ये हमारा एफ एक्स है। अगर इस एफ वाई को उठा के यहां रखें तो ये एफ वाई होगा। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी करेंगे तो एफ वाई बाई एफ एक्स आता है। ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ना, तो ही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है बस। अब ये आपका असाइनमेंट है, आप इस सवाल को करिए। सेम तरीके से करना है। बोथ F1 एंड F2 वेक्टर का आपको लिखना है वेक्टर नोटेशन और I वाले कंपोनेंट्स को जोड़ लेना है। ऐसे ही G वाले कंपोनेंट्स को जोड़ लेना है, आपको R वेक्टर मिलेगा और उसके बाद आपको R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और थीटा निकालना है जो कि एंगल है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो आप ये सवाल कर लेना खुद से और मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको आंसर बता देता हूं। जो आर वेक्टर आएगा वो 212.55 न्यूटन आएगा और जो थीटा आएगा वो 54.76 डिग्री आएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, आंसर यही आए एग्जैक्टली ये कभी जरूरी नहीं है। आपका आंसर फ्लक्चुएट कर सकता है, 212 से 213 के बीच आपका आंसर फ्लक्चुएट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मैटर करता है कि आप डेसिमल के बाद हर जगह कितने वैल्यूज को कंसीडर करके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आपका आंसर डेसिमल के बाद थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, उससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, दो वेक्टर्स में आप पढ़ के आए हैं फिर भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए अगर एक वेक्टर है F1 और दूसरा वेक्टर है हमारे पास F2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस साइड होगा हमारा F2 प्लस F1। अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं तो F1 cos थीटा और इस तरफ होगा हमारा F1 sin थीटा। अब आप इसका रिजल्टेंट लिखते हैं या फिर मैं बोलूं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो आप लिखेंगे x की तरफ का जो x की तरफ फोर्सेस है उसका स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। ये आपको पता है ना, आप ये पढ़ चुके हैं, आप 11 12 दो बार पढ़ चुके हैं ये चीज को, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी। मैं आपको बस यहाँ पे एक रिवीजन के लिए बता रहा हूं। देखिए एक्स में क्या है, ये फोर्स है। देखिए जब इसका स्क्वायर होगा तो मैं इसको एक ही बार में ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कॉन्सेप्ट से। ठीक है, F2 का स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 F2 F1 cos थीटा
और प्लस, अब देखिए यहाँ पे दूसरा टर्म भी है, एफ वाई का स्क्वायर भी है। तो एफ वाई में क्या है हमारा, एफ वन साइन थीटा है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एफ टू स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं हम, और देखिए इन दोनों टर्म से हम एफ वन स्क्वायर को कॉमन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है, अब देखिए एफ टू स्क्वायर प्लस, आपको ये पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो एफ टू स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। आपको ये पता है ना, दो वेक्टर्स जब ऐसे इंक्लाइंड हो थीटा डिग्री पे, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है वो ये आता है। ये मुझे बहुत पहले ही बताना था आपको, लेकिन मैं नहीं बताया क्योंकि मैं इतना अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको इतना तो आता है। ठीक है, चलिए फिर भी कोई ना, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। देखिए ये एक सवाल है, ये यूपीएससी 1996 में आया था। वैसे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से अभी के रिसेंट ईयर में बहुत ही रेयर है किसी एग्जाम में सवाल आए, लेकिन आ रखा है क्वेश्चन, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पे। क्या कहता है सवाल, कहता है कि दो फोर्सेस हैं ए एंड बी, टू फोर्सेस ए एंड बी आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, द रिजल्टेंट आर will make an angle alpha with the force A such that cos alpha is equal to, देखिए कहना क्या चाह रहा है सवाल, कह रहा है सवाल कि दो फोर्स हैं A और B, और ये दो फोर्सेस थीटा डिग्री में इंक्लाइंड है। ठीक है चलो मान लिया। अब देखिए आप पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट करते हैं, ये वाला पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे कहीं रिजल्ट, तो आप समझ रहे ना, ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा, और मैं इस फोर्स को उठा के लाके यहां भी रख सकता हूं, और ये ट्रायंगल कंप्लीट कर सकता हूं। ये ट्रायंगल लॉ भी आपको पता है, तो मैं ये करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं इस वेक्टर को उठा के यहां लाके रख रहा हूं। अब ये थीटा एंगल कहां बनेगा, ये यहां बनेगा, ये एंगल भी तो थीटा ही होगा ना। पहले ये फोर्स यहां पे था, थीटा डिग्री में इंक्लाइंड, तो हर जगह ये तो थीटा डिग्री में तो इंक्लाइंड होगा इस हॉरिजॉन्टल के साथ। इतना तो बड़ा बेसिक चीज है ना। अब देखिए इसका रिजल्टेंट हमें कैसे मिलेगा, इसका रिज इसका रिजल्टेंट हमें मिलेगा अगर हम ये इसका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर। ठीक है, देखिए मैं कुछ छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, और कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है, मैं एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से यहां ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सवाल में एक और बात ये बोली गई है कि रिजल्टेंट आर विल मेक एंगल अल्फा विद द फोर्स ए। ये भी दिखा देते हैं, रिजल्टेंट आर विल मेक एन एंगल अल्फा विद द फोर्स ए, यानी वो ये एंगल की बात कर रहा है अल्फा। अब देखिए इस फिगर में वो पूछा है कॉस अल्फा क्या होगा, सवाल में ही पूछा है ना कॉस अल्फा क्या होगा, तो इस फिगर में हम कॉस अल्फा लिखते हैं। ठीक है, तो कॉस अल्फा 20 अपॉन हाइपोटेनियस होता है। देखिए इस फिगर का 20 कौन सा, अगर ये अल्फा बी एंगल है तो 20 ये होगा। वैसे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ ये चीज भी यहाँ पे। देखिए एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स सपोज राइट एंगल ट्रायंगल यानी वो ट्रायंगल जिसका एक साइड, जिसमें यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री हो, तो इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होने पे। अब देखिए आप राइट एंगल ट्रायंगल की ये बात है कि जो एंगल 90 होता है उसकी अपोजिट साइड को हम
हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो एंगल अंडर कंसिडरेशन है, एंगल अंडर कंसिडरेशन यानी क्या, जैसे इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूं, तो ये जो एंगल है इसके साथ वाला साइड यानी ये साइड हमारा 20 होगा और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। और देखिए, अगर मैं इसी फिगर को कॉपी करके अगर पेस्ट करूं, तो हाइपोटेनियस तो नहीं बदलेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस का डेफिनेशन ही वही है ना। वो साइड है, वो लॉन्गेस्ट साइड है जो 90 डिग्री वाले एंगल, राइट एंगल के ऑपोजिट में रहता है। लेकिन अगर इस बार हमारा एंगल अंडर कंसिडरेशन ये है, तो एंगल के साथ वाला साइड बेस होगा, तो इस केस में ये बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको पता होगी, जिसको नहीं पता थी मैंने उनके लिए भी ये बात बता दी। और देखिए, यहाँ पे ये अल्फा है तो बेस ये है, आप समझ पा रहे हैं इतना तो। और इसमें इतना पोर्शन तो ए है, तो ये जो पोर्शन बचा वो क्या होगा, ये होगा हमारा बी कॉस थीटा। देखिए, ये बी है और ये एंगल थीटा है, तो ये बी कॉस थीटा होगा। तो जो हमारा बेस है वो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा। अब इसको मैं केवल ए लिख रहा हूं, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ये आर है। तो आपको ये तो लिखना आता है ना रिजल्टेंट, कैसे लिखेंगे अभी मैंने बताया आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मैच करा लेते हैं। ए प्लस बी कॉस थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं, बी साइन थीटा नहीं, बी कॉस थीटा नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, एक दूसरा सवाल है, ये भी यूपीएससी 2000 में आ रखा है। इस सवाल में क्या बोला गया है, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्सेस of two forces acting on a particle are 40 kilonewton and 10 kilonewton respectively, then the two forces in the quotient would be। देखिए, मतलब मैं इसको एकदम जैसे मैंने फॉर्मूले बताए वैसे कराऊंगा, लेकिन अगर आप समझ पाते तो ऐसे भी समझिए इस सवाल को। अगर आपको ये सवाल जल्दी से करना है तो ऐसे भी समझिए, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है। अगर ये एक पार्टिकल है, मैं पहले फोर्स को इधर लगाऊं और दूसरी फोर्स को भी मैं इसी डायरेक्शन में लगाऊं, तो ये पार्टिकल पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स को मैं P प्लस क्यू लिख सकता हूं। ऐसे अगर एक पार्टिकल है और मैं एक फोर्स इधर लगाऊं, दूसरा फोर्स इधर लगाऊं, एक 10 का है दूसरा 30 का है, नहीं सॉरी 40 का है, तो इस केस में इसका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। तो P माइनस क्यू इक्वल टू आर में ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप ऐसे इस सवाल को कर लीजिए। अब आपको ये समझ में नहीं आया तो चलिए मैं बताता हूं फिर आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब R कब मैक्सिमम होगा, देखिए F1 की एक फिक्स वैल्यू होगी, F2 की भी एक फिक्स वैल्यू होगी, 2 तो ऑलरेडी एक फिक्स नंबर है। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो डिपेंड किस पे कर रही है, इस थीटा पे। जब ये कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो उस केस में हमारा R मैक्सिमम हो जाएगा, और जब कॉस थीटा मिनिमम होगा तो R मिनिमम हो जाएगा। तो देखिए, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है,
मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उसकी, 1 हो सकती है। ऐसे ही cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो मैक्सिमम के केस में मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, ठीक है। r इक्वल टू, बस cos थीटा को 1 से रिप्लेस करना है आपको, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। अगर आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या आएगा, r स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहां पे आएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। और आपको ये जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा होगा, हाँ हाँ, ये f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे आर स्क्वायर है। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दूं या फिर दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले लूं तो r इक्वल टू f1 प्लस f2 आएगा। और ये मैक्सिमम वाला केस है, तो f1 प्लस f2 की मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में दी रखी है हम लोगों को 40 किलो न्यूटन। मैक्सिमम एंड मिनिमम 40 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन रेस्पेक्टिवली, तो इसकी वैल्यू हमें 40 दे रखी है। ऐसे ही आप मिनिमम के केस के लिए इक्वेशन लिखो, फर्क इतना होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे जो आर स्क्वायर आएगा आपका वो f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर आएगा। आप दोनों तरफ से स्क्वायर हटा लीजिए या दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स दे रखा है 10, तो 10 इक्वल टू f1 माइनस f2 आएगा। अब आप इसको एलिमिनेट कर लीजिए, सब्सटीट्यूट कर लीजिए, जो करने कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं ना हम लोग। f1 माइनस f2 बराबर 10 और f1 प्लस f2 बराबर 40, तो ये f2 f2 कट जाएगा, 2f1 बराबर 50 आएगा। तो यहां से f1 आया हमारा 25 किलो न्यूटन और f2 आएगा हमारा, अगर आप इस इक्वेशन में पुट करो तो f2 आएगा 40 माइनस 25 यानी 15 किलो न्यूटन। चलिए ये सवाल भी हो गया, कुछ समझ में आ गया ना ये सवाल, कुछ नहीं बस इक्वेशन लगाना है। देखिए ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और एक इस टॉपिक से मुझे लगता है एक ही पॉसिबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के, सेमेस्टर एग्जाम में आने के चांसेस रखता है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए ये सवाल कहता क्या है, ये सवाल कह रहा है हमको, इट इज रिक्वायर्ड that the resultant force acting on a I bolt be directed along the positive x-axis and that F2 have a minimum magnitude. Determine this magnitude, the angle theta, theta देखिए यहाँ पे दे रखा है, and the corresponding resultant force. चलिए सही बात है। देखिए यहाँ पे दे रखा है ये F1 है, ये F1 है, ये भी दे रखा है कि F2 है, और ये हमारी x एक्सिस है। और उसने एक बात बताया है कि जो रिजल्टेंट है इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। और एक बात बताया है जो F2 है वो मिनिमम होगा। देखिए F2 यहाँ पे है ना, तो ये हमारा F2 है, ये हमारा F1 है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 800 न्यूटन दे रखी है, और ये एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री, और ये एंगल थीटा है हमारा जो कि हमें फाइंड करना है। अब देखिए मैं अगर ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करूं तो आपको ये पता है कि मैं इस फोर्स को उठा के इसके टिप पे रख सकता हूं। तो चलिए ये कर लेते हैं पहले। देखिए ऐसे लेंथ घटाना उसका अलाउ नहीं है। आप प्रॉपर स्केल में कर रहे हैं तो ऐसे लेंथ नहीं घटा सकते, वो प्रॉपरली आके बैठ जाएगा। मैं प्रॉपरली स्केल में नहीं किया हूं, इसको प्रॉपरली स्केल नहीं किया हूं, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, इसलिए मैंने इसका लेंथ कम किया, ठीक है। ये हमारा क्या है, F2 है, और ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है। एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द F2 फोर्स थीटा है हमारा ये एंगल।
तो ये थीटा हो गया। और देखिए हमें ये पता है आर यहाँ पे है, एक्स एक्सिस की तरफ ही है आर, उसने फिक्स कर दिया। अब दूसरी बात उसने ये बोली है जो F2 है वो मिनिमम है। अब आप एक चीज इमेजिन करो, अगर मैं इस F2 को यहां पे रखता हूं तो आपको फील हो रहा है ना कि F2 की वैल्यू ज्यादा हो रही है। अगर मैं यहां लेके जाता हूं तो आपको ये भी लग रहा है कि और ज्यादा हो रही है। तो मैं कम करता हूँ ना, ऐसे देखिए आपको पता चल रहा है ना F2 कम हो रहा है, मुझे मतलब मिनिमम है। तो मिनिमम कहां पे होगा? जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही ना मिनिमम होता है। तो ये देखिए मिनिमम F2 है। अगर आप इधर भी जाएंगे तो देखिए ये लाइन लंबी हो रही है। तो ये F2 है और ये हमारा थीटा एंगल है ये। तो इस थीटा को तो यहां से हटा ही देते हैं क्योंकि आप समझ ही गए कि जो थीटा है वो तो 90 डिग्री, चलिए एक आंसर तो मिल गया। और हमारा ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये भी मिल गया। चलिए अब पूछा वो यही है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सामने तो सीधा सीधा तो दिख रहा है, आर इक्वल टू 800 कॉस 60, यही तो होगा रिजल्टेंट, 400 न्यूटन। ऐसे ही आप F2 बता दीजिए, F1 साइन 60, तो ये आएगा आपका 692.82 न्यूटन। हो गई बात। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। और ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा आपको, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आगे बढ़ते हैं और ये सवाल करते हैं। अब मैंने एक ट्रांसवर्स एंड अजमुथ एंगल का आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ये जो सवाल है ये उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करेगा। देखिए अब कैसे कहा गया है, एक्सप्रेस द फोर्स F इक्वल टू 100 न्यूटन, यानी इस फोर्स की बात कर रहा है वो, एज कार्टेशियन वेक्टर। इसको कार्टेशियन वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करके दिखाना है आपको। चलिए कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए आप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो F है, F इक्वल टू 100 न्यूटन है, इसको दो फोर्सेस में तोड़ते हैं। एक तो हम बोल देते हैं Fz है हमारा, और दूसरा हम बोल देते हैं कि हमारा F डैश है, ठीक है? तो जो Fz होगा हमारा वो क्या होगा, 100 साइन 60 होगा। देखिए इस फोर्स का अगर आप इधर कंपोनेंट करेंगे तो एंगल दिया हुआ है तो इधर कॉस कंपोनेंट आएगा और इधर आएगा आपका साइन कंपोनेंट। इसलिए मैंने लिखा है Fz इक्वल टू 100 साइन 60। अब देखिए ये Fz वही है, ये मैग्नीट्यूड वाला, मैं केवल Fz लिखा हूं लेकिन ये है वही, ठीक है? ऐसे अगर आप F डैश लिखना चाहो, F डैश यानी यानी यार वही वही वही, ठीक है? मैं केवल F डैश लिख रहा हूं, यहां भी केवल Fz लिख देता हूं। F डैश जो होगा वो 100 cos 60 होगा। तो अब आप Fx लिख सकते हैं, जो Fx होगा हमारा वो F डैश cos 45 होगा ना। ये देखिए तो ये F डैश है और ये एंगल 45 है, तो Fx cos कंपोनेंट इधर आएगा और साइन कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है? तो Fx जो है हमारा वो F डैश cos 45 है। और ऐसे ही हमारा Fy जो है वो F डैश साइन 45 है। बस देखने वाली बात ये है कि F डैश साइन 45 यानी y की तरफ का कंपोनेंट नेगेटिव y डायरेक्शन में है, इस तरफ है। बस ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तो केवल मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड में कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे। अब आपको ये पता है जो F वेक्टर होता है उसे आप Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं। अब आप वैल्यू तो पुट कर पाएंगे ना। देखिए
एफ एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे एफ डैश है, एफ डैश यहाँ पे है, तो केवल वैल्यू वैल्यू आपको कैलकुलेट करके लिखना है। तो मैं कैलकुलेटेड वैल्यू लिख देता हूं आपके लिए, 35.355 आई कैप। देखिए, जब आप y का कंपोनेंट लिखने जाएंगे तो इस केस में जो g कैप होगा हमारा वो इस तरफ होगा, तो जो j कैप होगा उसे हम माइनस जे कैप लिखेंगे। तो उस माइनस जे कैप को क्यों ना हम उस माइनस को आगे ही लिख दें और -35.355 जे कैप ही लिख दें। अब देखिए, इसमें x और y कंपोनेंट इक्वल आया है, इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है और साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 होता है। हर केस में ऐसा नहीं होगा। प्लस z कंपोनेंट, देखिए z कंपोनेंट यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 86.6 के कैप। ठीक है, तो अब आप एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड आएगा इसका 100 न्यूटन। और देखिए ये ना, हम लोग डेसिमल पॉइंट कितना कंसीडर कर रहे हैं इस पे मैटर करता है। ये एक्चुअल में आता है 99.997 न्यूटन। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने यहाँ पे इसके बाद वाले डेसिमल्स और इसके बाद वाले डेसिमल छोड़ दिए। अब वो सारे डेसिमल्स यहाँ लेना पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए इतना आया है। लेकिन आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ रहा है, 100 न्यूटन आ रहा है, और हमारा फोर्स क्या था एक्चुअल में, 100 न्यूटन ही था। तो वेरीफाई भी हो गया। और कार्टेशियन नोटेशन में कार्टेशियन वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करने बोला था ना, तो यही है एफ वेक्टर का कार्टेशियन वेक्टर। ठीक है, अब आपके लिए टास्क ये है कि इफ, ये आपका टास्क है, मैं यहाँ पे टास्क लिख देता हूं आपका। और देखिए, जो जो मैं बोलता जाऊं वो सब आपको करते ही जाना है, हर बार करना है, वो कुछ नहीं छोड़ना है। आपका टास्क ये है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा represents angle of f vector from x, y and z axis, then find alpha, beta and gamma। ये आपका टास्क है। अगर अल्फा बीटा एंड गामा एफ वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, एंगल बता रहा है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से, तो आप इन तीनों का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, आप वैल्यू फाइंड करके कमेंट में डाल सकते हैं, जिसका कमेंट सही होगा। वैसे तो अभी तो मैं नया हूं, शायद ही मेरा वीडियो कोई देख रहा होगा, लेकिन जब आप देखेंगे इस वीडियो को तो आप अल्फा बीटा एंड गामा का वैल्यू निकाल के, ये पर्टिकुलर जिस भी टाइम स्लॉट में ये वीडियो आप देख रहे हैं, अभी लेट सपोज टाइम हुआ होगा, मुझे तो टाइम का कोई अंदाजा नहीं है, वैसे हो गया होगा 1 घंटा 50 मिनट लगभग। तो ऐसे टाइम लिख के अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू लिख दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, देखिए ये एक सवाल है और पूछता है कि द गाई वायर यानी ना, आपने वो है ना इलेक्ट्रिक पोल, तो उसको ऐसे संभाल के रखने के लिए जो वायर लगाए रहते हैं ना, उसे गाई वायर कहते हैं। तो सवाल कह रहा है, द गाई वायर of the electric poles shown in the figure makes an angle of 60 degree to the horizontal and subjected to 20 kilonewton force. Find the horizontal and vertical components of the force। अब ये सवाल मैं कराऊंगा आपको। इस फोर्स के हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आप निकाल दीजिए। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है ये भी। लास्ट सवाल, हाँ लास्ट सवाल है ये। लास्ट सवाल की तरफ मुड़ते हैं और ये सवाल करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल में ना, मैं अभी तक आपको केवल 2 फोर्सेस से डील करवा रहा था और यहाँ पे 4 फोर्सेस दे दिए उसने, और ये क्या दे दिया, ये ट्रायंगल दे दिया, पता नहीं कहाँ पे काम आएगा ये ट्रायंगल। कहता है कि सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन अ बॉडी इज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट निकालना है। इसका रिजल्टेंट में निकाल लूं, अगर मेरे पास ये 2 एंगल है तो अब कैसे ये 2 एंगल निकालेंगे। देखिए, तो ये जो पहला वाला एंगल है इसको मैं ए मान रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना ये दिया हुआ है, ये 4 है और ये 3 है। अब देखिए ये जो एंगल है
और ये जो एंगल है ये इक्वल होगा, ये आप समझ पा रहे हैं? ये हॉराइजेंटल सेम लाइन है, सेम लाइन, तो उसका इंक्लिनेशन हॉराइजेंटल से हर जगह सेम ही होगा। तो अगर मैं ये एंगल निकाल दूं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। और देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका हमें बेस दिया हुआ है, अगर ये एंगल अंडर कंसिडरेशन है तो ये बेस है। बेस और परपेंडिकुलर दे रहा है, ऐसा कौन सा रिलेशन हम यूज करते हैं? हम उस एंगल को ए बोल देते हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर को टेन ऑफ थीटा रिलेट कर सकता है। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा 4 है और बेस हमारा 3 है, तो यहां से जो ए आएगा वो 53.13 डिग्री आएगा। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 53.13 डिग्री। ऐसे आप बी निकाल लीजिए सेम तरीके से, बी आएगा आपका 26.56 डिग्री। अब देखिए क्या करते हैं, एक एक फोर्स को हटाते हैं इस सिस्टम से, ठीक है? मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं यहां से, और मैं इस चीज को यहां पे पेस्ट करता हूं, और मैं इस चीज को भी हटा देता हूं यहां से, ठीक है? कि एंगल्स की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई है, 53.13 और 26.56। देखिए एक एक फोर्स को हटाते हैं यहां से, इसी फोर्स से शुरू करते हैं। अगर इस फोर्स को हटाना है आपको, तो आपको इधर की तरफ 200 cos 26.56 और इधर की तरफ 200 sin 26.56 लगाना पड़ेगा, और आप इस फोर्स को हटा सकते हैं अपने सिस्टम से। ऐसे ही मुझे इसे हटाना है 100 न्यूटन को, तो आप इधर 100 sin 40, अब देखिए ये एंगल है ना 40 हमारे पास इस फोर्स का, तो इधर की तरफ उल्टी तरफ साइन होगा, इधर की तरफ कॉस होगा। 100 sin 40 और इधर की तरफ 100 cos 40 लगा सकते हैं, तो आप ऐसे 100 इसको भी हटा सकते हैं। ऐसे ही आपको इसे हटाना है, तो 50 sin 60 और इधर की तरफ 50 cos 60 लगाना पड़ेगा आपको। और अगर आपको ऐसे ये सेकेंड क्वाड्रेंट वाला फोर्स हटाना है, तो आपको इधर की तरफ 120 sin 53.13 और इधर की तरफ 120 cos 53.13 लगाना पड़ेगा। देखिए अब आपको ये पता है कि ये जो डायरेक्शन है वो x है और ये y है, तो आप निकाल लीजिए। आप इस तरफ के फोर्स को नेगेटिव मान लीजिए, नेगेटिव x, और इस तरफ के फोर्स को नेगेटिव y वाले फोर्स मान लीजिए, और आप समीशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिए। तो क्या आएगा समीशन ऑफ एफ एक्स? 200 cos 26.56 प्लस 100 sin 40, इन दोनों को आपने पॉजिटिव माना, और नेगेटिव में क्या है 120 sin 53.13, सॉरी 53.13 माइनस 50 cos 60। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 146.17 न्यूटन। ऐसे ही आप समीशन ऑफ एफ वाई निकाल लीजिए, जो कि आएगा आपका 65.52 न्यूटन। देखिए दोनों पॉजिटिव y, मतलब पॉजिटिव y और पॉजिटिव x, x में आया आपका 146.17 और y में आया 65.52 न्यूटन। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा जो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। अब r कैसे निकालना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद निकालिए 18 न्यूटन, और आप ये थीटा भी आप खुद ही निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 24.14 डिग्री। चलिए इस लेक्चर में हमने बहुत बहुत ही बेसिक, बहुत ही शैलो लेवल की बातें की हैं। अब अगले लेक्चर से हम थोड़ा सा एक्चुअल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रुख करेंगे, और हम अगले लेक्चर में इक्विलिब्रियम को समझेंगे, क्या है ये इक्विलिब्रियम। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।
Meet you all in the next lecture. Bye bye.